Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya. Today we will discuss about communication of proposal. आज हम प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का जो सेकंड चैप्टर कह सकते हैं, सेकंड पार्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रपोजल के बारे में और वैध जो प्रस्ताव होता है उसके लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ले रहे हैं प्रस्ताव का संवहन क्या होता है या कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एक प्रस्ताव का उस समय तक कोई वैधानिक महत्व नहीं है जब तक कि यह स्वीकर्ता की जानकारी में न आ जाए। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कौन सी धारा? धारा 4 के अनुसार, ये देखिए, धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा माना जाता है जबकि उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे कि प्रस्ताव किया गया है। अतः जब तक स्वीकर्ता को प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो जाए तब तक उसकी स्वीकृति दी ही नहीं जा सकती और ठहराव का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसके बारे में देखिए, एक केस लॉ है, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि इस केस के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो मैं अभी इस केस के बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये केस कुछ इस तरह से है कि गौरीदत्त जो है वो अपना भतीजे को खोज कर लाने के लिए उसके मुनीम गौरीदत्त ने अपने मुनीम को लालमन शुक्ल को भेजा। किसको लाने के लिए? भतीजे को लाने के लिए गौरीदत्त ने लालमन शुक्ल को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। और इस बीच गौरीदत्त ने कुछ पर्चे बंटवा दिए कि भतीजे को ढूंढ कर लाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये इनाम देने की घोषणा करते हैं। तो मुनीम जो था लालमन शुक्ल ने इनाम की राशि की जानकारी के बिना ही गौरीदत्त के भतीजे को ढूंढ लिया। मतलब जानकारी में उसके था ही नहीं इनाम की घोषणा के बारे में, और उससे पहले ही उसने भतीजे को ढूंढ लिया। बाद में लालमन शुक्ल ने इनाम की राशि के लिए वाद प्रस्तुत किया तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लालमन शुक्ल इनाम की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि भतीजे को ढूंढते समय उसे इनाम की घोषणा की जानकारी थी ही नहीं। तो इस तरह जिसे कहने का मतलब यह है कि प्रस्ताव के बारे में स्वीकर्ता को इस प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी में ये होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्ताव की शर्तों का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ टर्म ऑफ प्रपोजल। जो है शर्तों का संवहन होना चाहिए, वो किस तरह से होना चाहिए? कुछ विशिष्ट शर्तें होती है, वो कौन कौन सी है? जैसे कि फर्स्ट है उचित सूचना, रीजनेबल नोटिस। प्रस्ताव की विशेष शर्तों की जानकारी यदि उचित ढंग से वचन ग्रहीता को नहीं दी गई है तो ऐसा पक्षकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद भी इन शर्तों के पालन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी सूचना दी जाती है उसे उचित तरीके से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सूचना अनुबंध के साथ या पूर्व में दी जानी चाहिए। नोटिस टू बी गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद दी गई सूचना का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अनुबंध हो जाने के बाद पक्षकारों की सहमति के बिना शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है न पढ़ने का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ नॉट रीडिंग। यदि शर्तों के लिखे होने का पता है तो भले ही वह शर्तों को न पढ़े
या शर्तें अस्पष्ट हो छपी हों वह इन शर्तों से बाध्य होगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज या भाषा। यदि विशिष्ट शर्तें इस प्रकार की भाषा में लिखी हुई हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, फिर भी वचन ग्रहीता इन शर्तों के लिए बाध्य होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रपोजल के संबंध में ही। प्रस्ताव का खंडन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या होता है रिवोकेशन या प्रस्ताव का खंडन क्या होता है? इसका जो मीनिंग है, प्रस्ताव के खंडन से आशय प्रस्तावक द्वारा अपने रखे गए प्रस्ताव को वापस लेने या उसे निरस्त कर देने से है। अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन के पूरा होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद में नहीं किया जा सकता। इससे यह अर्थ निकलता है कि जब तक स्वीकर्ता की स्वीकृति का संवहन प्रस्ताव के विरुद्ध पूरा नहीं हो जाता, उससे पूर्व प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन किसी भी समय करने को स्वतंत्र है। प्रस्ताव का खंडन से क्या मतलब हुआ? उस प्रस्ताव को वापस लेना, मतलब उस प्रस्ताव को नहीं भेजना और उसका खंडन करना कि जो पहले प्रस्ताव किया है उसको मना कर देना, रिवोकेशन कर देना, वो प्रस्ताव का खंडन होता है। तो उस वो प्रस्ताव का खंडन कब किया जा सकता है? जब स्वीकृति का संवहन पूरा हो, उससे पूर्व प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। अब प्रस्ताव के खंडन की विधियां कौन कौन सी होगी? फर्स्ट विधि है सूचना द्वारा, बाय नोटिस। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने के पूर्व प्रस्तावक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी तरीके से पत्र, तार, अभी तो मेल चल गया है, ईमेल वगैरह जो भी है, या आचरण या व्यवहार द्वारा या मौखिक रूप से प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकर्ता द्वारा शर्तें पूरी न करने पर, ऑन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस बाय द एक्सेप्टर। यदि प्रस्तावक ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हो जिन्हें स्वीकृति के पूर्व पूरा करना आवश्यक है एवं यदि स्वीकर्ता उन शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, तो प्रस्ताव खंडित माना जाएगा। नेक्स्ट है नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर, ऑन लैप्स ऑफ टाइम। यदि प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा तय कर रखी है, तो इस निर्धारित अवधि के भीतर वचन ग्रहीता या स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने पर प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उचित अवधि व्यतीत होने पर, पहले तो था नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर, अब आता है उचित अवधि व्यतीत हो जाने पर। वचनदाता या प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किए जाने पर स्वीकर्ता के द्वारा स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। उचित अवधि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, विषय की प्रकृति, परंपरा आदि पर निर्भर होगी। उचित समय में स्वीकृति न देने पर भी प्रस्ताव का खंडन किया जाएगा या प्रस्ताव का खंडन हो जाएगा। प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागल होने पर, यदि स्वीकृति का संवहन पूरा हो उससे पूर्व ही प्रस्तावक की मृत्यु या पागल होने की सूचना स्वीकर्ता को प्राप्त हो गई हो, तो भी प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। स्वीकर्ता की मृत्यु होने या पागल होने पर, डेथ और इंसेंटिव ऑफ एक्सेप्टर। यदि स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ही स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता की मृत्यु हो जाए या वह पागल हो जाता है, तो प्रस्तावक द्वारा रखा गया प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाएगा। प्रति प्रस्ताव द्वारा, बाय काउंटर ऑफर। प्रति प्रस्ताव से आशय स्वीकर्ता द्वारा प्रस्तावक के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने के बजाय कोई प्रस्ताव अपनी ओर से रख देता है, तो ऐसी स्थिति में मूल प्रस्ताव स्वतः खंडित हो जाएगा। नेक्स्ट है विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व ही विषय वस्तु नष्ट हो जाती है
तो भी प्रस्ताव खंडित हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है भावी अवैधता, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। प्रस्ताव करते समय यदि प्रस्तावित कार्य या व्यवहार वैध हो लेकिन उसके बाद अवैध हो जाए तो अवैध होने के साथ ही प्रस्ताव का खंडन हो जाएगा। मान लीजिए ए बी को 10 टन चीनी बेचने का प्रस्ताव करता है और इस प्रस्ताव को बी एक्सेप्ट करने के पूर्व ही चीनी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लग जाता है तो यह प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। तो ये हो गई प्रस्ताव के खंडन की विधियाँ। आज का हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।